एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार आज का वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अपना लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखो, क्योंकि उसी के आगे हम कहानी को आज बढ़ाने वाले हैं, राइट। तो आज के वीडियो में हम दोस्त से मिलेंगे जिसका नाम है चार्ज, और ये चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है इसके बारे में देखेंगे। ये चार्ज क्या क्या तूफान मचाता है, किस तरीके से इस पिद्दी से चार्ज का कनेक्शन है लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, हमारे आसपास मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कैमरास, इन सब से इनके बारे में जानेंगे। किस तरीके से ये पिद्दी से चार्ज ने हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया और किस तरीके से इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सब भी सीखेंगे। और एग्जैक्टली हम देखेंगे कि अगर आपने कभी कंघी को अपने बालों में रब करा और पेपर्स के पास लाया हुआ तो पेपर किस तरीके से उसमें चिपक जाता है, इवन दो पेपर एक इंसुलेटर है। ये भी मिस्ट्री हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखो और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस तरीके से मास है, किसी बॉडी में कितना मास है उसके बारे में अपन सोच सकते हैं, उसके बारे में हम समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते ये मास है क्यों, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन ये मास कैसे बिहेव करता है, इस मास को कैसे आप मेजर कर सकते हो, और उसी से अपन ग्रेविटेशन के ऊपर काफ़ी सारी अपना पूरा एक मॉडल तैयार करके बैठे हैं, राइट। ये जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मास की तरह। ये चार्ज एग्जैक्टली होता क्यों है वो तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन ये चार्ज बिहेव कैसे करता है, इसको मेजर किस तरीके से किया जा सकता है, ये अपने लिए सफिशिएंट होगा एक प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल को डेवलप करने के लिए, राइट। तो इसको देखने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार क्या करते हैं, एक ग्लास की रॉड लेते हैं, ठीक है। इसको एक क्या करते हैं, सिल्क के कपड़े से रब करते हैं। तो रब करने के बाद इसको एक धागे से लटका दिया जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक दूसरी रॉड लेके आते हैं। तो जब दूसरी रॉड को लाते हैं, दोनों ग्लास की ही रॉड है, दोनों को रब किया गया है सेम कपड़े से, सिल्क के, दोनों को जब पास लाते हैं तो देखा गया कि वो रिपेल कर जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक बार क्या किया, एक प्लास्टिक की रॉड ली, उस प्लास्टिक के रॉड को फर से रब किया गया, किसी भी एनिमल के फर से रब किया गया, बिल्ली के स्किन से रब किया गया, ठीक है। और एक और प्लास्टिक की रॉड को सेम रब किया गया। अब क्या किया, प्लास्टिक की रॉड को लटका दिया। अब जब दूसरी प्लास्टिक की रॉड लेके आए तब देखा गया कि अगेन वो रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अब क्या किया कि प्लास्टिक की रॉड और पुरानी जो ग्लास वाली रॉड थी उन दोनों को आसपास ले गए, तो वो देखा गया कि वो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग मटेरियल्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया और अल्टीमेटली देखा गया कि सारे ही मटेरियल्स दो ही प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, आइदर वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को या तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं देखी गई। तो यहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया लगाया गया कि अब दो प्रकार के ही चार्जेस हो सकते हैं जो कि रिपेल या अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। दो ही प्रॉपर्टी शो हो रही है तो दो ही प्रकार के चार्जेस भी मार्केट में होने चाहिए। और इन चार्जेस का नामकरण किस तरीके से किया जाए, तो इसके पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो है अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके बारे में अपन ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले वीडियो में भी बात की थी, राइट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इन दो प्रकार के जो मटेरियल्स है, दो चार्जेस हमें दिख रहे हैं, फील हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, इनका नाम ऐसे रखा कि उन्होंने एक को बोला पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोला नेगेटिव चार्ज, राइट। क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि अगर प्लस और माइनस होते हैं तो उनको जब अपन ऐड अप करते हैं, नेट किसी बॉडी पे अगर चार्ज निकालना होता है, टोटल चार्ज निकालना होता है, तो जब हम ऐड अप करेंगे तो ये प्लस माइनस की जो कैलकुलेशन है ये अपने मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा आसान बनाएगी। इसी वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के चार्जेस डिफाइन किए, ठीक है। और इसी के बेसिस पे वो बिहेवियर वो बता पा रहे थे लोगों को। तो अल्टीमेटली इसके बेसिस पे उन्होंने एक चार्ज का मॉडल प्रपोज किया और सभी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि दो प्रकार के भाई चार्जेस होते हैं नेचर में। सबसे पहला पॉइंट ये सीखने को मिला था। और दोनों प्रकार के चार्जेस ऐसा बिहेव करते हैं कि सेम चार्ज जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से थ्योरी आई थी कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एज वेल एज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, वेयर एज माइनस माइनस और प्लस प्लस दोनों ही आपस में रिपेल करेंगे। तो इस छोटे से चार्ज के मॉडल को डेवलप करने के बाद हम फ्यूचर के वीडियोस में देखने वाले हैं कि किस तरीके से कूलम भाई साहब ने इन चार्जेस के बीच में फोर्सेस के बारे में बात करी। एग्जैक्टली हमें एक क्वांटिटेटिव बताया कि एक फॉर्मूले के थ्रू
कि एग्जैक्टली कितना फोर्स इन चार्जेस के बीच में लगता है। और भी साइंटिस्टों ने बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी और ये सब के बारे में बहुत सारी बातें की जिनको हम फ्यूचर की वीडियोस में देखने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस छोटे से जो मॉडल हमने जो डेवलप किया कि भैया लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस छोटे से मॉडल से ही काफी सारे साइंटिस्टों ने मिलके पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ही डेवलप कर दी थी विदाउट इवन नोइंग कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कुछ होते हैं। और यही सबसे मतलब फैसिनेटिंग बात है कि विदाउट नोइंग द सब एटॉमिक पार्टिकल्स द साइंटिस्ट्स वर एबल टू डेवलप एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑन देयर ओन। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे ना, तो इनके बारे में सबसे पहले जैसे जे थॉमसन के बारे में आपने सुना होगा, उनका नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन। तो जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटिश थे। तो इन्होंने एक्चुअली कैथोड रे ट्यूब्स के साथ ही खेला करते थे। तो वहां पे उनको सबसे पहली बार पता चला कि कुछ नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है। सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है। तो एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनमें कोई ना कोई एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की और उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वही अपने एम्बर से आया है जिसको मैंने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले वीडियो में भी बताया है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि उस वीडियो को भी आप जरूर से पूरा देखो। और उसी के बेसिस पे जो अपने जे थॉमसन भाई साहब हैं, इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था, खीर का मॉडल, जिसमें जिस तरीके से काजू किशमिश ऐसे खीर में डले रहते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी एक एटम के अंदर ऐसे डले हुए रहते हैं। तो ऐसा जे थॉमसन भाई साहब का मानना था। लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरीके से और भी अलग अलग मॉडल्स मार्केट में आए और हमारा दिमाग का दही किया गया आगे जाके। देन इसी में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के अंदर पाया जाता है और इसकी भी डिस्कवरी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की भी बाद में हुई थी। इलेक्ट्रॉन जो आया था वो मार्केट में आया था 1897 में, वेयरएज प्रोटॉन जो था वो मार्केट में 1909 में आया था। और आपको अगर ध्यान हो तो मैक्सवेल ने 1860s 1870s में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑलरेडी दे चुके थे। तो इसीलिए ये देखो कितना फैसिनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत बाद में, और न्यूट्रॉन तो और भी ज़्यादा बाद में आया। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी से जो साइंटिस्ट रिलेटेड है, ही इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी। और ये जो थे, इन्होंने अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा शायद चीज, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे कि उसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि अल्फा पार्टिकल्स होते थे। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, हीलियम का जो एटम होता है उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दो, तो जो 2 प्रोटॉन अंदर बचेंगे और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे, तो वो हीलियम का न्यूक्लियस कहलाता है। तो उस न्यूक्लियस में मतलब वो इसी को अल्फा पार्टिकल अपन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की थी और उससे बताया था कि एटम के अंदर मोस्टली जो स्पेस होता है वो खाली होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं। तो ये रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनका एटॉमिक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था। फर्दर इन्होंने जो आगे जाके रेडियो एक्टिविटी होती है जिसमें अल्फा बीटा डीके होता है, अल्फा बीटा रेडिएशन एमिट होते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो, बना लो ना पहले। फर्दर हम आते हैं आइंस्टाइन के जमाने में। तो उस टाइम पे क्या था कि न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ मची हुई थी दुनिया में, क्योंकि वहां पे हिटलर जो थे जर्मनी में, वो एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करना चाहते थे जिससे कि अपने जो भी दुश्मन देश है उनको उड़ा के मतलब एकदम राजा टाइप रहना चाहते थे। लेकिन इस रेस में यूएस आ गया था, यूनाइटेड स्टेट जो था अमेरिका, वो आ गया था। तो अमेरिका में क्या हो रहा था, एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर मतलब उनको खबर लग गई थी कि जर्मनी वाले जर्मन लोग जो थे वो एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर रहे थे। तो यूएस वाले बोले नहीं भैया, अपन को पहले तैयार करना, नहीं तो अगर वो तैयार कर लिया तो दुनिया उड़ा देगा। तो यूएस भी रेस में लग गया था। और यूएस में इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर में थे जेम्स चैडविक, वो भी उनके एसोसिएट थे। और आइंस्टाइन ने एक्चुअली एक लेटर भी लिखा था कि भैया इसके पीछे आप मत जाओ, नहीं तो दुनिया तबाह हो सकती है। और आगे जाके अपन ने देखा कि किस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी की वाट लग गई, तो बहुत खतरनाक था। तो जेम्स चैडविक इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और इस न्यूट्रॉन के थ्रू ही एटॉमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट किया गया, जिसे हम आगे जाके फिजन में अपन देखने वाले हैं कि एक न्यूट्रॉन जो रहता है वो जाके यूरेनियम के न्यूक्लियस को जाके मारता है तो वो फूट जाता है और चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिससे कि वो एक बॉम्ब का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से जेम्स चैडविक जो है ही वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व थे जिसने सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन तैयार किया था।
तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है और आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको समझ में आया होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अपन ने कभी भी इन साइंटिस्टों को ऐसे देखा नहीं, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कि अच्छा ये लोग ऐसे ऐसे दिखते हैं, सब एकदम हीरो टाइप के लोग थे, तो एकदम धांसू साइंटिस्ट लोग हैं, राइट। तो फर्दर इसके बाद अपन देखते हैं कि एग्जैक्टली मतलब जैसे जैसे थ्योरीज डेवलप होती चली गई तो इस तरीके से अपन को समझ में आया कि भाई एग्जैक्टली चार्ज जो है उसका ओरिजिन कहाँ है, उसकी गंगोत्री कहाँ है, वो निकलता कहाँ से है, राइट। तो चार्ज जो है वो किसी भी एटम के अंदर होता है, ठीक है। जिस तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई तो आगे पता लगा एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। और एटम के अंदर जो एकदम कोर होता है उसको यहाँ पे न्यूक्लियस बोला जाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, जहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है या इसी को न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, और जो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसे भी न्यूक्लियॉन बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिलोंग्स टू द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स, राइट। इसी के साथ समझ में आया कि जो चार्ज है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है बाय द वे, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली ये चीज़ पता लगी आगे जाके कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनके जो चार्जेस हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो आप देखो कितना तगड़ा बैलेंस होता है किसी भी एटम में कि जितना प्लस है उतना ही माइनस होता है, और अगर जरा सा भी अनबैलेंस होता तो आज हम लोग इस तरीके से बैठे नहीं होते। तो एग्जैक्टली प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इस चार्ज को कैसे पता लगाया जाए, तो इसके पीछे काम किया था रॉबर्ट मिलिकन ने। तो आपने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी सुना होगा। तो एग्जैक्टली मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा किया था कि एक चेम्बर था, ठीक है। उस चेम्बर में एटोमाइजर कुछ नहीं, वो फुसफुस जैसे अपन बाल कटिंग कराने जाते हैं तो वो पिचकारी मारता है, स्प्रे मारता है पानी का, तो वो एटोमाइजर कहलाता है। वैसे ही एटोमाइजर होता है वो बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं या जो भी लिक्विड जो भी फ्लूइड है तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्रे में बांट देता है, ठीक है। और स्प्रे करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं बहुत छोटे। तो एक्चुअली मिलिकन जो थे ये पहले पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन पानी के साथ पंगा ये था कि पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो मिल नहीं पा रहा था। तो मिलिकन ने क्या किया, उसको ऑयल से रिप्लेस किया, वाटर जो था उसको ऑयल से रिप्लेस किया। तो ऑयल के साथ जब वो उन्होंने यही काम किया, एटोमाइजर से सब फुसफुस किया, तो ऑयल के बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने। अब वो ड्रॉपलेट जब गिरते थे तो नीचे एक चेम्बर में उन्होंने क्या किया था, एक व्यूइंग माइक्रोस्कोप, यहाँ से वो देखते थे और यहाँ पे लाइट आती थी, ठीक है। तो ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट को उन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया था। अब होता ये था कि जब इस बैटरी को स्विच ऑन किया जाता था तो ऊपर वाली और नीचे वाली प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती थी, जिसके बारे में फ्यूचर में देखेंगे। तो फिलहाल आप ऐसा समझो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पैदा होती थी। अब होता ये था कि ऑयल की ड्रॉपलेट जब गिरती थी तो एक्चुअली वो चार्ज हो जाती थी, ऊपर वो यहाँ पे क्या करते थे, कुछ ना कुछ रेडिएशन मारते थे जिससे वो चार्ज हो जाते थे। तो एक्चुअली वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी ऑयल की ड्रॉपलेट्स, ये वो करते थे कुछ जुगाड़ करके। तो ऑयल की ड्रॉपलेट जब गिरती थी तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर वो बैटरी को बंद रखें तो ऑयल की ड्रॉपलेट सीधा नीचे ग्रेविटी के असर से गिर जाएगी। अगर प्लेट का वहाँ पे स्विच ऑन करें तो ऑयल के गिरने की स्पीड जो है वो कम करा सकते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपने पोटेंशियल इतना कर दिया इन बैटरी का कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स लटक गई बिल्कुल। तो यहाँ पे हो ये रहा था कि ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स थी उनके ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी, जिसके बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे, और नीचे तो अपनी ग्रेविटी लगी रही थी, धरती माता का पैर, ठीक है। तो इस वजह से वो लटक जा रहा था। और इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये पता लगा लिया था एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि एक जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ये आके चिपक रहे थे, ठीक है। तो आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन कितने चिपक सकते हैं, 1 2 3 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चिपक सकते हैं। तो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन चिपक सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन चिपक सकता था। तो वहीं से उन्होंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के एक मेथड से, उन्होंने HCF के मेथड से उन्होंने निकाला कि सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही चिपक सकता है मिनिमम, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में जो उन्होंने चार्ज निकाला दैट वाज 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसको आज भी अपन यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में, राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला। नेक्स्ट चीज उन्होंने बताया कि 1 2 3 ऐसे करके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चिपक सकते हैं, मतलब होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चिपक सकता है। ऐसा नहीं कि कोई आधा इलेक्ट्रॉन चिपक गया, कोई पौना इलेक्ट्रॉन चिपक गया, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चिपकते थे। तो यहीं से उन्होंने बताया कि किसी भी चीज में जो चार्ज होगा वो n टाइम्स इलेक्ट्रॉन होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन चिपके, मतलब होल नंबर होगा। तो यहाँ से उन्होंने
Q बराबर Ne, Q अपन चार्ज को बोलते हैं और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चिपके हुए हैं। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है और इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है कि पैकेट्स में चार्ज होते हैं, मतलब फिक्स होता है कि जैसे एक बॉडी में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इतना ही फिक्स्ड चार्ज होगा, ना कम ना ज्यादा। जैसे एक बॉडी में 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज करोगे तो उस बॉडी का टोटल चार्ज निकल आएगा। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, राइट। तो अपने रॉबर्ट एंड्रूज मिलिकन बहुत ही फेमस बंदे थे। इन्होंने आगे जाके आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उनकी इक्वेशन उन्होंने दी थी आइंस्टाइन ने, तो उसको अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब रॉबर्ट मिलिकन जी ने किया था तो उसमें भी उन्होंने आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उसको लगा के प्रूफ किया कि बाबा आइंस्टाइन बिल्कुल सही बता रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल काम करता है उसी इक्वेशन के बेसिस पे। आगे जाके इन्होंने बताया कि स्पेस में भी रेडिएशंस हैं जिनको कॉस्मिक रेज बोला जाता है, तो इनके बारे में फ्यूचर में हम देखेंगे कभी। तो रॉबर्ट मिलिकन वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, आगे जाके आए थे, ये काफ़ी बाद में आए थे एक्चुअली, 1930s 40s की बात है इनकी, तो काफ़ी बाद में आए थे, राइट। तो उन्होंने इस तरीके से एक उनके पास कुछ कंटेनर जैसा था, उसमें उन्होंने एक्चुअली ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। अपन ने जो सेटअप ऊपर दिखाए थे वो तो थोड़ा ज़्यादा ही धांसू था, लेकिन एग्जैक्टली उनके टाइम पे उतना ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं, तो उन्होंने इस तरीके से एक कंटेनर में उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से चार्ज जो है उसको अपन मेजर कर सकते हैं, उनका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट। अब इसके बाद आपको एक बात हैरान परेशान करने वाली हो सकती है, बिकॉज अपने आसपास तो भाई चार्ज ऐसे तो दिखता नहीं रखा हुआ कि भैया झटका मार रहा है कहीं से भी बैठे बैठे, अपन तो हर चीज़ को ऐसे ही देखते हैं। तो एक्चुअली मुद्दे की बात यह है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जैसे बताया था कि हर चीज़ में जो प्लस और जो माइनस चार्ज है वो इतना ज़्यादा अच्छे से बैलेंस्ड फॉर्म में है कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। इसलिए इसी की वजह से चार्ज का अनबैलेंस नहीं है। अगर चार्ज का अनबैलेंस होता तो हमें झटके लग रहे होते या हम इस तरीके से बैठे ही नहीं रह सकते थे, हम टूट फूट गए होते, क्योंकि इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है ना, उसको आप अगर कैलकुलेट करोगे, जैसे एक एग्जांपल ये देख सकते हो, तो इसमें अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देखो वो इतनी आती है, लेकिन आप अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा वो अगर अपन निकालें, जिसको मैं फ्यूचर में भी एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आएगा, तो आप देखोगे कि कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटी से करोड़ों 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 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2-4 करोड़ और लगा दो उसके आगे, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अपने आसपास की जो सारी चीज़ें होती हैं इनसे हमें झटका एक्जैक्टली इसलिए नहीं लग रहा होता है क्योंकि जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो जितने प्लस उतने ही माइनस जब होते हैं तो इस चीज़ को अपन बोलते हैं न्यूट्रल। वो बॉडी जो भी है, जो भी अपन देख रहे हैं अपने आसपास, वो सब न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब जितने प्लस है उतने ही माइनस है। इसी वजह से अपन को झटका एक्चुअली नहीं लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करो कि जब अपन ने ग्लास की रॉड को घिसा था या प्लास्टिक की रॉड को घिसा था तो घिसने से ही वो चार्ज हो गई। इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, आप देखो घर्षण से अपने हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं, फ्रिक्शन से अपने हाथ गर्म हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली रीजन क्या है कि फ्रिक्शन से थोड़ी सी हीट पैदा होती है। आप हल्का सा भी घिस दो, टेबल पे हाथ चला दो, माउस पे हाथ चला दो, पेपर पलट रहे हो, तो उसमें भी बहुत हल्की सी एनर्जी पैदा होती है। तो उसी एनर्जी से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन खुदक के बाहर आ जाते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडीज है वो चार्ज हो जाती है। आप नोटिस करो कि आपने कंघी से बाल वो किए, कोम किए, कंघी किए, तो अब वो कंघी में इतना चार्ज है कि वो पेपर के बिट्स खींचने लग जाता है। या आप देखो रात में आप अंधेरे में से सोते हुए ठंड में, तो कंबल में आप नाखून मारना तो आपको स्पार्क्स दिखेंगे अंधेरे में, तो वो भी कुछ नहीं, वो चार्ज ही है। इवन आप जब पेपर पलट रहे हो, अपने कॉपीज के, बुक्स के पेजेस पलट रहे होते हो, तो वहां भी चार्ज एक्चुअली पैदा हो रहा होता है। तो इस तरीके से हम एक्चुअली चार्जेस से घिरे हुए हैं। और आप नोटिस करो कि जब बिजली कड़कती है, आसमान में बिजली कड़कती है, तो आसमान में भी एक्चुअली फ्लूइड है, हवा है, राइट, बादल है, तो उनके बीच में आप देखो चार्ज है। तो जब बादलें मिलते हैं तो चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। जो चार्ज ऊपर से जमीन एक्चुअली लो पोटेंशियल पे होता है, चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए जमीन पे आके गिर जाती है। इसलिए लाइटनिंग रॉड का भी आविष्कार अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब ने किया था, जिसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, राइट। तो वहां से आपको भी लाइटनिंग का एक आइडिया लगा होगा। तो ये लाइटनिंग भी कुछ नहीं, ये चार्ज ही है। तो हम आप देखो कि चार्ज जो है वो उससे हम घिरे हुए हैं, अपने आसपास हर जगह चार्ज है, राइट।
तो किसी भी बॉडी में चार्ज हम बताते किस तरीके से, इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं, ठीक है। अब जैसे अपने पास सपोज एक बॉडी है और दूसरी बॉडी, दोनों ही न्यूट्रल बॉडीज है। जैसे एक ग्लास की रॉड थी और सिल्क का क्लॉथ था, है ना, दोनों न्यूट्रल है। लेकिन जब आपने रब किया तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई कि इसमें से, ग्लास की रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन फुदक के सिल्क में चले गए और सिल्क में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जबकि ग्लास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो आप नोटिस करो कि फुदक के एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही जा पाते हैं। मैं प्रोटॉन्स कभी नहीं बोल रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर फंसे हुए होते हैं, तो वो कभी ट्रांसफर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर शेल में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए वो फुदक के बाहर आ जाते हैं और घिसने से इतनी सफिशिएंट एनर्जी पैदा हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स फुदक के बाहर आ जाते हैं। तो किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसी को बेंजामिन फ्रैंकलिन बाबा ने बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पता नहीं था उनको, उन्होंने बस पॉजिटिव बोल दिया था। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। वेरा जो दूसरी बॉडी है उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं जरूरत से, तो वो नेगेटिवली चार्ज कहलाती है। तो इस तरीके से हम चार्ज्ड बॉडीज पैदा कर सकते हैं और यहाँ पे ये न्यूट्रल बॉडीज पहले थी। तो अब कितना चार्ज ट्रांसफर होता है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं डेटा में बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना ग्लास का रॉड है और सिल्क का कपड़ा है। तो जब मेजर करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास में 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको रब करते हो, सिल्क के कपड़े से ग्लास को रब करते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो आप सोचोगे कि यार 10⁻10 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली आप सोचो कि 10⁻24 में से 10⁻10 जा रहा है, मतलब 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थे भी तो करोड़ 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 हजार, अरे बाप रे बहुत सारा है। तो आप नोटिस करोगे कि 10⁻14 में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब 1 करोड़ करोड़ इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने कम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा अनबैलेंस भी कितना मेजर एक इफेक्ट दिखा सकता है, पैदा कर सकता है, राइट। अब इसके बाद अपन सीखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से आप दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो, और थोड़ा सा मटेरियल के साइंस के बारे में अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, वो जो ग्लास रॉड थी अपने पास, जो जिसको अपन ने चार्ज करके रखा था, उसको क्या किया, एक मेटल का बॉल था, स्फीयर था अपने पास, उसको अपन एक प्लास्टिक के स्टैंड पे इस तरीके से लाके रख दिया, ठीक है। अब वो जो ग्लास की रॉड थी उसको जाके घिसा, मेटल की रॉड पे टच किया, फिर इसको घिसा, फिर मेटल की रॉड पे टच किया, 1-2 बार घिसा और टच किया आके। तो थोड़ी देर बाद देखा गया कि ये जो मेटल का स्फीयर है ना, ये भी चार्ज हो गया है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो जो पेपर के छोटे छोटे बिट्स थे उनको ये खींचने लग गया, तो अपन को दिखाई दिया कि मेटल का जो स्फीयर है ये भी चार्ज हो गया, ठीक है। और अपना जो ग्लास की रॉड जो थी उसमें चार्ज थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि वो कम खींच रहा है अब बिट्स ऑफ पेपर को, ठीक है। फर्दर हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी में, कि इस मेटल की जो बॉल है जो ऑलरेडी चार्ज हो रखी है, इसको एक दूसरी मेटल की बॉल से कनेक्ट कर रहे हैं एक प्लास्टिक की रॉड के थ्रू। तो ये चीज देखा गया कि दूसरी वाली मेटल की रॉड जो है वो, उस पर कोई चार्ज आ नहीं रहा। इसका मतलब इस प्लास्टिक की रॉड के थ्रू कोई चार्ज यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पा रहा है। वेयरएज मेटल का जो स्फीयर था वो हर जगह से पेपर के बिट्स को अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब वो पूरा का पूरा मेटल का जो बॉल था वो चार्ज हो गया था एज अ होल, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये अपन को समझ में आता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या किया, एक रॉड ली ग्लास की, उसको मेटल की एक बॉल को टच किया, इसको घिसा टच किया, घिसा टच किया, तो मेटल की बॉल जो थी वो अगेन चार्ज हो गई, पेपर के बिट्स को खींचने लग गया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इस चार्ज मेटल बॉल को एक रॉड के थ्रू, जो कि मेटेलिक रॉड ही है, वापस से दूसरी एक रॉड है मेटेलिक रॉड, उसको एक मेटल के स्फीयर, डिट्टो सेम मेटेलिक स्फीयर से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे अपन को ये देखने को मिलता है कि ये जो मेटेलिक स्फीयर था ये पहले से चार्ज था, ये पेपर के बिट्स को खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये जो दूसरी वाली मेटल की बॉल थी जो अनचार्ज पहले रखी हुई थी, अब ये भी चार्ज हो गई जब अपन ने उसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से अपन को एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझ में आती है कि भैया जो मटेरियल्स हैं उनमें 2 प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है। एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को अपने ऊपर से जाने देता है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चार्ज को उसके अंदर में से जाने नहीं देता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखे कि जब यहाँ पे प्लास्टिक वाली रॉड हमने लगाई थी दोनों बॉल्स के बीच में, तो बीच में से चार्ज एक बॉल से दूसरे बॉल में नहीं जा पा रही थी। लेकिन जब हमने मेटेलिक रॉड एक लगा दी बीच में, तो आप देखो कि चार्ज एक बॉल से होते हुए दूसरी बॉल पे चली गई।
तो अपन ने बेसिकली क्या कर दिया, जादू से सिर्फ इसको चार्ज किया और एक रॉड के थ्रू इस दूसरी बॉल को बिना टच किए, हमने तो टच नहीं किया, बिना टच किए इसको भी चार्ज कर दिया। तो ये एकदम जादू जैसा हो गया। तो इसके बेसिस पे हम मटेरियल को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं फर्दर। तो एक कैटेगरी को अपन बोलते हैं कंडक्टर्स और दूसरे को अपन बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, अब जो कंडक्टर्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल है जो अपने थ्रू चार्ज को पास होने देते हैं। बोले तो चार्ज इसमें मोबाइल होता है, चल सकता है, राइट। इसके एग्जांपल जैसे कॉपर है, आयरन है, जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, राइट। देन इसके बाद आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर कौन सा मटेरियल है? इंसुलेटर वो मटेरियल है भैया जिसमें से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, चार्ज उसमें से पास ऑन नहीं हो सकता, तो उनको अपन इंसुलेटर बोल देते हैं। अब इसके केस में क्या होता है, चार्ज होता है वो इमोबाइल होता है, तो चार्ज चल फिर नहीं सकता, जैसे ग्लास की रॉड में हमने बताया था, राइट। तो ग्लास की रॉड जो है वो एक इंसुलेटर है, जहां आप चार्ज दोगे वहीं का वहीं वो रह जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है, प्योर वाटर है, ये सब जो है इंसुलेटर्स होते हैं। प्योर वाटर भी एक्चुअली इंसुलेटर है। और अपना ह्यूमन बॉडी जो है, इसके बारे में अपन आगे देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी भी एक ठीक ठाक कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपना जो बॉडी है वो 70% पानी से बना है, राइट। जितने मसल टिश्यू है इनमें पानी ही तो भरा है। और जितना भी अपन खाना वाना खाते हैं तो खाने के थ्रू अपन को आयंस मिल जाते हैं, जो भी मेटल्स केमिकल्स अपने बॉडी में जाते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स अपने बॉडी में जाते हैं खाने के थ्रू, वो एक्चुअली ब्लड में फर्दर लिक्विड के फॉर्म में चले जाते हैं, है ना, और उनके आयंस बन जाते हैं। और आपको पता है आयन जो होते हैं, जैसे प्लस या माइनस वाले जो आयंस होते हैं वो चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी भी इसलिए एक ठीक ठाक कंडक्टर हो जाती है। इसलिए आप जब सॉकेट में उंगली डालते हो तो oh, no! अब मुद्दा आता है कि भैया कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि भाई उसमें से चार्ज फ्लो कर जाता है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या पंगा है कि भाई चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाता। तो आप नोटिस करो जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर बेसिकली ऐसे करके खूब सारे एटम्स भरे पड़े हैं, जिसमें मैंने ये जो बीच में ब्लू कलर से अपन ने न्यूक्लियस को दिखाया जहाँ प्लस चार्ज है, राइट। और बाहर रेड कलर से जो है वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे भाग रहे होते हैं अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो अब होता ये कंडक्टर्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वीकली अट्रैक्टेड रहता है न्यूक्लियस से। तो अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो फुदक के दूसरे के शेल में जा सकता है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फुदक के अगेन दूसरे के शेल में जा सकता है, यहाँ वाला दूसरे के में जा सकता है, यहाँ वाला इसके में, यहाँ वाला उसके में। तो ये एक दूसरे के घर में ऐसे फुदकते फदकते रहते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये एक्चुअली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये एक दूसरे के यहाँ चल फिर सकते हैं, दूसरे के घर में घुस सकते हैं, निकल सकते हैं, ऐसा करके वो कर सकते हैं। तो इसी वजह से कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री स्टेट में रहते हैं, इसलिए इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि कंडक्ट करते हैं, भागते भुदकते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कंडक्टर्स में अभी अपन ने देखा था कि ग्लास रॉड से जब अपन ने चार्ज ला के उस मेटल की बॉल को दिया तो मेटल की बॉल खटाक से चार्ज हो गई थी, और उसमें जो चार्ज था देखो एक जैसा फैल गया था। तो एक जगह से एक जैसा फैलने का रीजन क्या था कि एक्चुअली आप जब चार्ज दे रहे हो मेटल में या किसी कंडक्टर में तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है, तो अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके बीच में रिपल्शन होता है। तो जब आपने उस मेटेलिक स्फीयर में चार्ज डाला तो वो चार्ज क्या होगा, फैल जाएगा इक्वली, क्योंकि जब आपने एक साथ चार्ज डाला तो वो चार्ज क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन से वो दौड़ के फैल जाएगा, एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर दूर रहना चाहेगा, इसलिए वो एक समान यूनिफॉर्मली बॉडी के ऊपर फैल जाता है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। वेराज इंसुलेटर्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस को पकड़ के रखता है, जान नहीं देता। इसी वजह से इंसुलेटर्स के अंदर जो चार्ज है वो मूव नहीं कर पाता, और इंसुलेटर में पंगा ये होता है जहां आप चार्ज दे दोगे वहीं का वहीं वो रह जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखना। तो यहां से आपके मन में एक कीड़ा आ सकता है कि भाई किसी भी कंडक्टर पे बाहर चार्ज क्यों रह रहा है, अंदर नहीं हो सकता क्या? तो एक्चुअली होता ही है, आप सोचो कि कोई भी चार्ज जो है उसको जब आप दे रहे हो, मान लो एक साथ 50 इलेक्ट्रॉन, एक साथ 100 इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, तो इन इलेक्ट्रॉन या इन चार्जेस के बीच में आपस में तो रिपल्शन है ना, एक जैसे चार्ज जैसे आप रिपेल करेंगे, तो एक जैसे चार्ज एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हैं। तो आप इमेजिन करो ना, अगर एक आपके पास सॉलिड ऐसा गोला है तो उसमें अगर आपने अंदर चार्ज दे दिया तो चार्ज अंदर रहना चाहेगा कि दूर दूर रहना चाहेगा? तो आप बोलोगे दूर दूर रहना चाहेगा। तो सबसे ज्यादा दूर कब रह सकता है, जब वो दौड़ के आके सरफेस पे पहुंच जाए, और सरफेस पे अगर एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो एक दूसरे से दूरी सबसे ज्यादा रहेगी, तो वहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में रहेगा, वो खुश रहेगा कि हाँ भैया चिपक के रहने में बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है, तो वो दूर दूर भाग जाएगा, सरफेस पे भाग जाएगा और एक दूसरे से दूर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी में या बोलना चाहिए सिमेट्री में ही
उसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो ऐसे आप फिलहाल सोच सकते हो। इसके बारे में और डिटेल में मैं आगे जब फ्यूचर में जब अपन कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ लेंगे तब और अच्छे से मैं बताऊंगा मैथमेटिकली कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एक मेटल की रॉड लो, ठीक है, उसको आप चार्ज कर लो, रबर ये किसी भी सिल्क क्लॉथ या फर से घिस के उसको चार्ज कर सकते हो आप, ठीक है। मेटल की रॉड चार्ज हो गई फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या मेटल की रॉड को जब आपने चार्ज किया, क्या इस पे चार्ज मिलेगा क्या आपको? तो आप सोच सकते हो कि आपको इस पे चार्ज मिलेगा शायद, लेकिन एक्चुअली में आप जब इसको देखने जाओगे या पेपर के बिट्स वगैरह को छुएंगे तो वो उठेगा ही नहीं। तो ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेटल की रॉड को हमने रब तो किया बट उस पर चार्ज नहीं मिल रहा है? तो उसका रीजन एक्चुअली ये है कि आपकी बॉडी भी एक कंडक्टर है, राइट। और आप जब ऐसे खड़े होते हो, आप जब जमीन के कांटेक्ट में होते हो, तो इस मेटल की रॉड से चार्ज होता हुआ, मैंने बताया था बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी ठीक ठाक कंडक्टर है, तो इस बॉडी में से चार्ज होता हुआ आपकी बॉडी में से होता हुआ जमीन में चला जाएगा। अब आप नोटिस करो कि जमीन में ऐसा क्यों होता है, जमीन में ऐसा क्या होता है। तो एक्चुअली जब अपन किसी कंडक्टर को किसी जमीन से टच करा देते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग, या वो जो कंडक्टर है वो कहलाता है ग्राउंडेड, उसका ऐसा साइन होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर को अपन जमीन से टच कराते हैं, अब होता क्या है कि जमीन भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, अर्थ जो है वो भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर आप नोटिस करो काफी सारे मिनरल्स हैं, काफी सारे मोल्टेन मेटल्स हैं जो अंदर ही अंदर घूम रहे हैं अर्थ के। तो ये सब मिलके अर्थ को एक बहुत बड़ा कंडक्टर बना देते हैं। अब होता है ये अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, वो बहुत ज्यादा चार्ज रख सकता है या दे सकता है, ले सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, इतना ज्यादा बड़ा है और हम इतने पिद्दी से हैं उसके सामने कि हमारा सारा चार्ज वो खुद खींच लेता है, बोलता मैं रख लेता हूँ, टेंशन ना ले। तो अर्थ जो है हमारे अंदर में से सारा का सारा चार्ज रख लेता है। और इसी वजह से आप नोटिस करो कई बार अपने घरों में अर्थिंग होती है। अर्थिंग में क्या करते हैं, कॉपर की एक बड़ी सी प्लेट लेते हैं, उसको मीटर से जोड़ देते हैं, अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है उससे जोड़ देते हैं और उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि जब भी जैसे मान लो बिजली कड़की तो तारों के थ्रू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होकर आ सकता है। तो वो क्या हो, अपने घर में ना घुसे, अपने अप्लायंसेस को खराब ना करे, रैदर वो मीटर से होते हुए जमीन में चले जाएगा। वो जो कॉपर की प्लेट लगाई वो इसीलिए लगाई है कि चार्ज इलेक्ट्रिसिटी मीटर से होते हुए जमीन में चला जाए, ताकि अपने घर के जो अप्लायंसेस है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको नुकसान ना करे। तो इसी तरीके से जो अर्थ है अपना एक बहुत ही बड़ा कंडक्टर है और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है कि वो सारा एक्सेस चार्ज जो है, जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है, उसको अपने अंदर ले लेता है। तो किसी भी चीज में से अगर एक्सेस चार्ज निकल जा रहा है तो उसको डिस्चार्ज अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखो कि बादल से भी जब बिजली कड़कती है वो भी बेसिकली डिस्चार्ज ही तो हो रहा है, चार्ज का डिस्चार्ज हो रहा है ना। बादलों में चार्ज हो जाता है, जब वो बादल एक दूसरे से मिलते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं क्योंकि घिसते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब वो घिसते हैं तो चार्ज हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है किसी बादल में तो वो बिजली कड़का देता है। इसका मतलब चार्ज को निकाल देता है अपने अंदर से, जिसको अपन डिस्चार्ज बोलते हैं, और चार्ज निकल के जमीन पे ही आ जाता है। तो अभी अपन ने बताया कि धरती एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो वो सारा का सारा चार्ज अपने अंदर रख लेता है। तो इस तरीके से डिस्चार्ज एक चीज होती है कि बॉडीज में से किसी भी चीज में चार्ज का निकल जाना डिस्चार्ज होता है। किसी बॉडी को फ्रिक्शन से आप घिस घिस के चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर द टू फिनोमेना, राइट। इसी तरीके से आप नोटिस कर सकते हो कि जब आप सर्दियों में आपको कभी कभी ज्यादा झटके भी लगते हैं। ऐसा होता इसलिए है, गर्मी की तुलना में सर्दियों में जो हवा रहती है ना वो ड्राई रहती है, और गर्मियों में जो हवा रहती है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, ठीक है। तो गर्मियों में होता क्या है कि उतना ज्यादा अपने पे मॉइस्चर है हवा में, तो हवा में जब मॉइस्चर होता है तो हवा भी ठीक ठाक कंडक्टर बन जाती है, ठीक है, चार्ज को अपने अंदर ले सकती है। तो अपनी बॉडी जो घिसती रहती है ना, जैसे अपन कपड़े पहन रहे हैं, अपन चल रहे हैं, तो भी अपना घिसता है। तो जैसे जैसे घिसते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो समर्स में क्या होता है, हवा में मॉइस्चर है तो पानी के थ्रू अपना चार्ज डिसिपेट होता रहता है, डिस्चार्ज होती रहती है हमारी बॉडी धीरे धीरे। लेकिन सर्दियों में एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा इंसुलेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हैं, चप्पल पहन के घूमते हैं, तो अपनी बॉडी का चार्ज होती रहती है, घिस घिस के चार्ज होती रहती है, कपड़े पहनने से, चलने से, घिसने से। तो फ्रिक्शन के थ्रू अपनी बॉडी जो है वो चार्ज होती रहती है। और आप नोटिस किया होगा कि जब भी आप दरवाजे का हैंडल पकड़ते हो जो मेटल का होता है, तो तब खटैक्स अपनी बॉडी में से जो चार्ज होता है उसमें चला जाता है, तो वहां पे एक स्पार्क अपन को झटका फील होता है, तो वहां भी अपनी बॉडी एक्चुअली डिस्चार्ज हो रही होती है। तो इस तरीके से अपना डिस्चार्ज भी अपन काफी ज्यादा देख सकते हैं ठंडियों में। तो ठंडियों में थोड़ा बच के रहना, किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को छूने से पहले जमीन को छू लेना एक बार तो अपना चार्ज जो है सारा डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। दीवार को भी छू सकते हो क्योंकि दीवार के थ्रू जमीन में चले जाएगा चार्ज। तो इतना सब जानने के बाद आपको एक बात बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हो सकती है, या आपको हैरान परेशान कर रही हो सकती है, कि एक्चुअली जो पेपर के बिट्स थे जिसको अपन ने कंघी से रब करके खींचा था, तो एक्चुअली आप नोटिस करो कि जो पेपर के बिट्स हैं वो तो एक्चुअली इंसुलेटर्स हैं, वो कंडक्टर्स थोड़ी हैं।
लेकिन फिर भी वो इस कंघी से किस तरीके से अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो ये बात एक बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही हैरान परेशान करने वाली आपको लग सकती है, राइट। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है, ऐसा क्या चल रहा है इसके अंदर कि वो जो पेपर है वो इंसुलेटर होने के बावजूद भी हमारे कोम से, हमारे कंघी से आके चिपक जा रही है। तो इसको जानने के लिए अपन को सीखना पड़ेगा चार्ज पोलराइजेशन। तो चार्ज पोलराइजेशन बेसिकली कंडक्टर्स में भी होता है, इंसुलेटर्स में भी होता है। तो एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले कंडक्टर्स में किस तरीके से चार्ज पोलराइजेशन होता है इसको अपन देखते हैं, राइट। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास एक मेटल का एक ब्लॉक रखा है जो कि न्यूट्रल है। अब अपन ने क्या किया, एक चार्ज्ड रॉड को उसके पास लेके आए इस तरीके से। तो अब होता क्या है कि एक्चुअली तो अपना जो कंडक्टर है, ये जो ब्लॉक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसके अंदर लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुदक रहे हैं, इधर उधर भाग सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो अब ये जो चार्ज रॉड अपन लेके आए उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग के इस तरफ आ जाएंगे अट्रैक्शन से, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इस तरफ में, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस तरफ आ गए भाग के। तो इसके अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शिफ्ट कर जाते हैं। अब आप क्या करो, अब आप एक बाजू में सोचो एक न्यूट्रल एक और ब्लॉक अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं धीरे से इस ब्लॉक को लाके पहले वाले ब्लॉक से चिपका दूं तो अब होगा क्या, इसका ये जो पॉजिटिव है ये इस ब्लॉक से चार्जेस लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव वहां पे गड्ढा बैठा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो न्यूट्रल वाले से इलेक्ट्रॉन वो लेके खुद को न्यूट्रल बना लेगा। अच्छा, अब क्योंकि इस वाले में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, राइट। लेकिन अब आप देखो कि हम इसको अगर वापस पीछे ढकेल देते हैं, अलग कर देते हैं दोनों को, तो यहाँ से अपन को देखने मिलेगा कि ये वाला जो ब्लॉक था जिसको अपन ने छुआ भी नहीं है एक्चुअली इस वाली रॉड के थ्रू, तो ये वाली ब्लॉक के अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल के दूसरे वाले में चले गए। वेराज इसमें जो पॉजिटिव बना था वो पहले वाले के बोले तो इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसमें इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज बच गया। और अपन ने इस रॉड को बस दूर से ऐसे दिखाई रहते, अपन उसको टच तक नहीं कराया। तो अल्टीमेटली जो चीज अपन को यहाँ पे सीखनी है वो ये है कि चार्ज पोलराइजेशन से जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, राइट। और ये जो चार्ज बॉडी थी इसको अपन ने बस दूर से दिखाया। इसका मतलब इस चार्ज बॉडी ने यहाँ पे कुछ प्रेरणा दी, कुछ इंस्पिरेशन दिया, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इस तरीके के इफेक्ट को इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली पे अभी भी ये न्यूट्रल ही था, लेकिन क्योंकि चार्जेस सेपरेट हो गए, किस वजह से, इंडक्शन की वजह से, इसने इंड्यूस कर दिया उन चार्जेस को, खींच लिया अपने पास, बुला लिया अपने पास, ठीक है। आया नहीं, बस आके वहाँ पे रुक गया मेटल की सरफेस पे, ठीक है। तो इस तरीके के चार्जिंग को अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे हुआ है उसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन बहुत ही कूल तरीके से इस दूसरे ब्लॉक को इसके पास बिना लाए चार्ज कर सकते हैं। देखो दोनों बॉडीज पहले न्यूट्रल थी, वेयरएज बाद में अपन ने उसको चार्ज कर दिया बिना छुए एक्चुअली, ठीक है। तो ये बहुत ही कूल लगता है। तो ये कंडक्टर्स में चार्ज पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से कंडक्टर्स में चार्ज का पोलराइजेशन होता है, बोले तो चार्ज का सेपरेशन होता है। अब अपन चलते हैं इंसुलेटर्स में, जैसे वो पेपर वाले केस को अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब आप देखो किसी भी चीज के अंदर ना एटम्स होते हैं, ठीक है। अब वो एटम होते कैसे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता बाहर और अंदर जो है वो प्रोटॉन रहता न्यूक्लियस में, तो वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अब इस एटम के आसपास या जैसे भी जो भी मटेरियल है, जैसे इंसुलेटर है, पेपर का टुकड़ा है, उसके पास जब अपन ने कंघी लाई तो कंघी एक्चुअली चार्ज्ड थी, ठीक है। तो इसके चार्ज से क्या होगा, एटम के अंदर पोलराइजेशन होगा, मतलब इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल पे पोलराइजेशन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा अब इस तरफ रहने लग जाएंगे, मतलब इसके अट्रैक्शन की वजह से, इस चार्ज ऑब्जेक्ट की जो अपनी कंघी थी उसके अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज़्यादा रहने लग जाएंगे। और इफेक्टिवली ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, वो इसके पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा, तो वो इस तरफ भाग जाएगा, थोड़ा सा खसकेगा, बहुत ही थोड़ा सा। एक्चुअली 10⁻⁻15 के ऑर्डर में ये सेपरेशन होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा सेपरेशन। लेकिन वो सेपरेशन भी इतना होता है कि पेपर के जो टुकड़े रहते हैं ना, उनके सरफेस पे हल्का 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 सा चार्ज का पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का सा खिसक के से बाहर की तरफ आ जाते हैं, और उसी वजह से वो कंघी से अट्रैक्ट होकर खटक से खींच के चला जाता है। तो ये रीजन है, एटॉमिक लेवल पे इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज का पोलराइजेशन होता है, और इसी वजह से एक इंसुलेटर भी अट्रैक्ट हो जाता है एक चार्ज्ड बॉडी की तरफ। तो इस तरीके से हमारी मिस्ट्री एक्चुअली क्लियर होती है फॉर द इंसुलेटर कि पेपर किस तरीके से जाके कंघी से चिपक जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इस तरीके से इस चैनल को आप सपोर्ट करो प्लीज़, और भी शानदार वीडियोस मेरे को बनाने में हेल्प करो, और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई लिखाई थोड़ा करते हैं, जिनको इंटरेस्ट है साइंस में,
डेफिनेटली उनसे इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलेंगे जल्दी अपने अगले सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो स्टिल देन, गुड बाय।